हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 14। इसका नाम है क्रिया मतलब वर्ब। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं ये नया अध्याय। अच्छा बच्चों, इससे पिछली कक्षा में आपने जो भी पढ़ा था, क्या आपने उस सभी का अभ्यास कर लिया है? तो मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छे से उन सभी का अभ्यास कर लिया होगा, है ना बच्चों। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं ये हमारा नया अध्याय। आइए बच्चों, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं क्रिया वर्ब। ठीक है, इसके बारे में तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, चलिए अब नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उसको हम अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं, दो बच्चे टहल रहे हैं, मैदान में हरी हरी घास है। तो बच्चे, आप यहाँ पे देख रहे हैं, छोटा सा एक चित्र दिया गया है जहाँ पर दो बच्चे हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, एक चिड़िया है, सुंदर सुंदर फूल हैं और हरी हरी घास है ना बच्चों। तो देखिए, इसमें उपयुक्त वाक्यों से स्पष्ट है कि प्रत्येक वाक्य में कोई ना कोई काम हो रहा है ना, कोई ना कोई काम तो हो रहा है। चलिए देखिए कि कौन से काम हो रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि खिले हैं, क्या खिले हैं? फूल खिले हैं ना। मंडरा रही हैं, तितलियां क्या कर रही हैं? फूलों के आसपास मंडरा रही हैं। टहल रहे हैं, तो बच्चे वहां पे टहल रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है? ठीक है, तथा है, ऐसे ही शब्दों की क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि ये सभी कार्य जो इसमें हो रहे हैं इस चित्र के में द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने, होने, घटना अथवा स्थिति मतलब अवस्था का बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, आपको समझ आया कि क्रिया क्या होती है? किसी भी वाक्य से, किसी भी शब्द से जब आपको ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या कोई काम, कहीं पे कुछ अवस्था घटित हो रही है, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही हैं, ठीक है, जिसमें आपको पता चले कि कोई ना कोई काम जरूर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो आपकी क्रिया है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं और समझते हैं कि यहाँ पे क्रिया क्या क्या है। तो देखिए, जैसे कि पहला उदाहरण है, निधि खेलती है। ठीक है, निधि क्या करती है? देखिए, वाक्य में कार्य के होने का बोध हो रहा है ना। कार्य क्या है? कि निधि खेल रही है, ठीक है, खेलती है। दूसरा देखिए, गिलास टूट गया। ठीक है, तो ग्लास टूट गया, तो वाक्य में घटना के होने का बोध हो रहा है। अब ग्लास टूट रहा है, ये कोई कार्य तो नहीं है, ये घटना है। मतलब किसी भी वजह से, जैसे हमारा हाथ लग गया तो ग्लास टूट सकता है, या कैसे भी बाय एक्सीडेंट टूट सकता है, किसी घटना के द्वारा टूट सकता है ना बच्चों। तो ये जो है आपकी एक घटना है। तीसरा देखिए, आलोक बीमार है। क्या है? आलोक कैसा है? बीमार है। तो ये क्या है? वाक्य में स्थिति है ना, उस आलोक की स्थिति बता रहे हैं, मतलब उसकी अवस्था के बारे में बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, तो धातु, धातु मतलब रूट। देखिए, मूल शब्द से, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हंस, गा, रो, खेल, सुन आदि। धातु में ना जोड़ देने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि देखिए, हमने क्या किया? धातु में आपको सिर्फ और सिर्फ उसके आखिर में ना जोड़ना है। जिस प्रकार देखिए, जैसे हंस में ना हमने जोड़ा तो बना हंसना, ऐसे ही गा में हमने ना जोड़ा तो बना गाना, रो में ना जोड़ा तो रोना, खेल में हमने ना जोड़ा तो खेलना, ऐसे ही सुन में हमने ना जोड़ा तो सुनना। ठीक है बच्चों, ये सभी क्या है? आपकी क्रिया है। आइए बच्चों, अब देखते हैं क्रिया के भेद मतलब काइंड्स ऑफ वर्ब। तो देखिए बच्चों, क्रिया की वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या आधार है। तो पहला आधार है इसमें कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कर्म के आधार पर देखते हैं। पहले देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित दो भेद होते हैं। तो देखिए कैसे। पहला है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया का क्या अर्थ है? जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है अथवा उसके रहने की संभावना रहती है, उसे समर्क सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आया कि जिस भी वाक्य में अगर वहां पे कर्म है, ठीक है, तो हम उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखिए, सकर्मक क्रिया में क्रिया को करने वाला कर्ता ही होता है ना। कोई भी क्रिया, जैसे खेल रहा है तो कौन? कर्ता ही तो खेलेगा, है ना। परंतु उसके कार्य का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि मैं खा रही हूँ, ठीक है, पर मैं क्या खा रही हूँ? मान लीजिए मैं फल खा रही हूँ, है ना। तो मैं खा रही हूँ, खाना ये क्रिया है, लेकिन मैं क्या खा रही हूँ? फल खा रही हूँ। तो फल क्या है? यहाँ पे कर्म है। ठीक है बच्चों, तो मेरे द्वारा किया गया कार्य फल पर, मतलब वो जो कर्म है उस पर प्रभाव डाल रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। अब आगे देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पे, परंतु देखिए बच्चों, अब आगे जैसे सविता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे? देखिए, उपयुक्त वाक्य में पढ़ना क्रिया है ना।
सविता कर्ता तथा पुस्तक कर्म है। तो बच्चों आपको पता चल गया। देखिए, परंतु कर्ता के कार्य पुस्तक पढ़ना का फल कर्म पुस्तक पर पड़ता है ना बच्चों, अतः यह सकर्मक क्रिया है। तो बच्चों आपको समझ आ गया। देखिए बच्चों अब आगे, सकर्मक क्रिया के भी निम्नलिखित दो भेद होते हैं। तो आइए बच्चों देखें कि कौन सी क्रिया है, कौन से भेद हैं इसके। देखिए, तो पहला है एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक आप नाम से समझ रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक कर्म होगा, ठीक है। तो देखिए, जिस क्रिया का एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि चपरासी घंटी बजाता है, ठीक है, तो यहाँ बजाता है क्रिया का एकमात्र कर्म घंटी है, यहाँ सकर्मक, यहाँ एक कर्मक क्रिया है, ठीक है। अब देखिए दूसरा द्विकर्मक क्रिया। तो देखिए, जिस क्रिया के द्वारा दो कर्म होते हैं, मतलब जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, ठीक है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण, माताजी बालक को फल देती हैं, ठीक है, माताजी बालक को फल देती हैं। तो यहाँ देती है क्रिया के दो कर्म, कर्म कौन से हैं, एक तो बालक है और दूसरा क्या है, फल। इन दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो इसी वजह से ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमारा दूसरा भेद है अकर्मक क्रिया, ख। तो देखिए, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अर्थात कर्म के अभाव में जब क्रिया के व्यापार का पुल सीधा कर्ता पर पड़ता है तो वह क्रिया कर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए, जैसे विशाल सोता है, तो विशाल सोता है, लेकिन कहाँ सोता है ये नहीं बताया हमें, है ना। यहाँ पर सोने की क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता मतलब विशाल पर पड़ रहा है ना बच्चों, अतः सोता है अकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए आगे, तो सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान, ठीक है, मतलब रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द ट्रांजिटिव एंड द इनट्रांजिटिव वर्ड्स, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं। तो सकर्मक तथा अकर्मक क्रियाओं की पहचान कर्म के आधार पर होती है। वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या या किसको लगाकर यदि उत्तर आता है, ठीक है बच्चों, मतलब आप जब क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब जब आप प्रश्न पूछते हैं तो अगर आपको उत्तर मिलता है, ठीक है, तो क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर नहीं आता है तो वह अकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों। चलिए आप कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, जैसे कि वैशाली गेंद खेलती है, ठीक है, वैशाली गेंद खेलती है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैशाली क्या खेलती है, तो इसमें उत्तर आता है गेंद। क्या खेलती है, गेंद खेलती है, ठीक है। तो आते हैं ये सकर्मक क्रिया है, क्यों, क्योंकि गेंद क्या है, इसमें कर्म है, ठीक है। दूसरा देखिए, अमिता गाती है, ठीक है, अमिता गाती है, क्या गाती है नहीं पता। तो देखिए इसमें प्रश्न पूछा गया है अमिता क्या गाती है, पर उत्तर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें उत्तर नहीं मिला है, तो हम कह सकते हैं यह क्या है, आपकी अकर्मक क्रिया है, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें कोई भी कर्म नहीं है। आइए बच्चों अब आगे देखें, तो यह भी जाने, आइए बच्चों पढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। आइए देखें, तो चलना, बढ़ना, उठना, बैठना, भागना, जाना, डरना, मरना, चमकना, जागना, रोना, हंसना, सोना आदि क्रियाएं प्राय अकर्मक क्रिया होती हैं, ठीक है बच्चों। ये कुछ ऐसी मुख्य क्रियाएं हैं जो सिर्फ और सिर्फ अकर्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखें अब इसका दूसरा भेद किस आधार पर है। तो देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के भेद, ठीक है बच्चों। अब देखिए रचना के आधार पर किस प्रकार भेद होते हैं। तो देखिए, रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए पहले क है सामान्य क्रिया, ठीक है। तो देखिए सामान्य क्रिया क्या होती है, जहां केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाए उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे कि निधि गई, ठीक है, निधि गई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ केवल एक क्रिया गई का प्रयोग हुआ है ना बच्चों, अतः वह सामान्य क्रिया है, ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देखिए, संयुक्त क्रिया। तो जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, संयुक्त मतलब जोड़ना होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, जिस क्रिया की रचना दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं के योग से होती है, ठीक है बच्चों। तो योग हो रहा है ना इसमें, दो या दो से अधिक क्रियाओं का, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है और द्वितीय क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो समझ आया, जो पहली क्रिया आएगी वो आपकी मुख्य क्रिया मानी जाएगी और जो दूसरी आएगी वो होगी आपकी कौन सी, सहायक क्रिया, ठीक है बच्चों। देखिए आप, जैसे कि उदाहरण देखिए, वनबारी नदी पर नहाने गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहाने मुख्य क्रिया है, क्योंकि ये आपका पहले आया है कि नहाने गया, नहाना एक क्रिया है, ठीक है, और गया एक दूसरी क्रिया है। तो नहाना जो पहले आया ये आपकी मुख्य क्रिया है और जो गया है वो सहायक क्रिया है, क्योंकि ये बाद में आया है, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, क्योंकि यह नहाने और गया दो क्रियाओं के योग से बनी है, ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या है, ये नहाने गया क्रिया संयुक्त क्रिया है, ठीक है बच्चों। चलिए तीसरा देखिए, ग नाम धातु क्रिया, ठीक है। तो देखिए, जो क्रिया नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, दुल्हन का शर्माना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर शर्म
संज्ञा शब्द से आना प्रत्यय को हमने लगाकर शर्माना क्रिया बनाई है ना बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शर्म जमा आना है ना, उससे बना है आपका शर्माना। तो आपको समझ आया कि हमने एक संज्ञा में हमने कुछ और जोड़ा है, दूसरा शब्द, तब जाके हमारी एक नई क्रिया बनी है। ठीक है बच्चों, इसी को कहते हैं हम संयुक्त, इसी को कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इसी प्रकार से हथियाना, सक पकाना, लजाना, धकियाना आदि नाम धातु क्रियाएं हैं, क्योंकि इसमें इन सभी में हमने ना जोड़ा है संज्ञा शब्द में। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आगे ये क्रियाएं क्रमशः हथिया, सक पका, लाज अथवा अपना, धक्का शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनाई गई है। ठीक है बच्चों, अब देखिए घ, ये है पूर्वकालिक क्रिया। तो देखिए वाक्य में जब क्रिया के एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया को करने की बात कही जाती है, तब पहले अर्थात पूर्व में की गई भूतकाल की क्रिया को, ठीक है, भूतकाल की क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ऐसे, जैसे कि उदाहरण है यहाँ पे, वह बच्चे को पकड़कर चलाना सिखाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि वह बच्चे को पकड़कर चलाना सिखाता है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर सिखाता है क्रिया से पहले भूतकाल की क्रिया पकड़कर। देखो यहाँ पे दो क्रियाएं हैं ना, एक यहाँ पे क्या है पकड़कर, और दूसरा क्या है यहाँ पे सिखाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक भूतकाल की क्रिया पकड़कर प्रयुक्त हुई है। ठीक है बच्चों, और पकड़ने की क्रिया के पूर्ण होने के बाद ही सिखाने की क्रिया की जा रही है। ठीक है बच्चों, अतः पकड़कर पूर्वकालिक क्रिया है। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे कि पूर्वकालिक मतलब एक पहले कोई क्रिया हो चुकी होती है, कि पहले उसने बच्चे को पकड़ा, उसके बाद उसने चलाना सिखाया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्रिया पहले हो चुकी है, पकड़ चुका है, उसके बाद वो चलाना सिखा रहा है। तो ये दो क्रिया है। ठीक है, तो इसमें जो पूर्वकालिक क्रिया है, तो आपको समझ आ गया। चलिए बच्चों आगे, तो पूर्वकालिक क्रिया की सबसे सरल पहचान यह है कि इस क्रिया के अंत में कर लगा होता है। कर लगा, देखिए जैसे कि पकड़ कर है तो कर लगा है ना इसके आखिर में। ठीक है, जैसे कि खाकर, गाकर, पढ़कर, गिरकर, मरकर, उठकर, फिसलकर, कूदकर आदि पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने यहाँ पे सीखा बच्चों कि यहाँ पे जो आपकी क्या है भूतकालिक क्रिया है, ये क्या है आपकी। ठीक है बच्चों, तो यही आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। अड़ा देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो देखिए जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके उससे करवाता है, तो प्रेरणा देकर करवाई गई क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे कि देखिए आपने यह मूर्ति किससे मंगवाई है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ कर्ता आपने के द्वारा। ठीक है, कर्ता क्या है यहाँ पे आपने, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी और की। तो आपने के द्वारा मूर्ति स्वयं ना लाकर किसी अन्य के द्वारा मंगवाई गई है ना बच्चों। यही हुआ है ना कि आपने यह मूर्ति किससे मंगवाई है, तो कोई और अन्य व्यक्ति है जिससे वो मंगवाई गई है। ठीक है बच्चों, तो यह है मंगवाई प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आओ यह भी जाने जो भी है कि यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। तो देखिए बच्चों, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया सभी योग्य क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं। देखिए बच्चों, पूरक शब्द मतलब कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड। तो देखिए बच्चों, कुछ वाक्यों में है, हूँ, हो, था, थी, थे आदि शब्दों का प्रयोग क्रिया के रूप में होता है। ठीक है, इनके साथ किसी भी अन्य धातु मूल, ठीक है, अन्य धातु मूल क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में वाक्यों के अर्थ को पूरा करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ आया यहाँ पे कि कुछ ऐसे शब्द यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन ये क्या है यहाँ पे, मतलब इनके साथ किसी भी अन्य धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्या कह सकते हैं कि हम यहाँ पे देखिए इनके अर्थ को पूरा करने के लिए यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही हम पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे यदि वाक्य से पूरक शब्दों को अलग कर दिया जाए तो वाक्य का अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों उदाहरण से समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हम खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो खिलाड़ी क्या है यहाँ पे, खिलाड़ी पूरक शब्द है। ठीक है, क्या है, खिलाड़ी पूरक शब्द है कि हम खिलाड़ी हैं। अब देखिए हम हैं, अब हम हैं क्या है, कुछ नहीं है ना, मतलब कुछ बताया नहीं है उसमें, तो इसमें कुछ नहीं बताया, इसी वजह से क्या है ये पूरक शब्द अलग करने पर अधूरा वाक्य। तो आप देख रहे हैं कि हम हैं क्या है नहीं पता, इसका मतलब ये कैसा है आपका पूर्ण वाक्य नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए क्रिया के रूपांतर मतलब मोडिफिकेशन ऑफ वर्ब। तो देखिए जिस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने पर उनके लिंग
वचन आदि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप उनके रूप में विकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से क्रिया के रूप में भी अनेक कारणों से विकार अर्थात परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी क्या हो सकता है, विकार आ सकता है। ठीक है, तो क्रिया के इस रूप परिवर्तन को ही क्रिया का रूपांतर कहा जाता है। ठीक है, सीधे सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की भांति क्रिया भी विकारी शब्द है। तो बच्चों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो विकारी हैं, तो आप कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्या है, क्रिया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। तो क्रियाओं के रूपों में परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न करने वाले अनेक तत्व हैं। ये तत्व निम्न प्रकार हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं कि क्रियाओं में किस किस प्रकार से परिवर्तन हो सकता है। चलिए पहला देखते हैं लिंग। ठीक है, तो लिंग के आधार पर देखिए, तो क्रिया का अपना कोई लिंग नहीं होता। ठीक है, उसके लिंग, कर्ता इत्यादि के लिंग के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, अब ये हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे स्त्री है या फिर पुरुष है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि वाक्य में कर्ता पुल्लिंग का है, ठीक है, अगर वो पुल्लिंग है तो क्रिया के पुल्लिंग रूप का प्रयोग किया जाता है, और कर्ता अगर स्त्रीलिंग का है तो क्रिया के स्त्रीलिंग रूप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्रिया के भी दो लिंग होते हैं। ठीक है, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये दो इसके लिंग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, निम्नलिखित उदाहरणों से यह भली भांति स्पष्ट हो जाता है। तो चलिए बच्चों, हम कुछ यहाँ पे उदाहरण देखकर समझते हैं। ठीक है, तो देखिए पुल्लिंग से, जैसे कि गायक गा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पुल्लिंग है। अब स्त्रीलिंग कैसे हो जाएगा, गायिका गा रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो क्रिया है वो बदल गई है। ठीक है, गा रही है, गा रहा नहीं, गा रही है। ठीक है, अगला देखिए, नरेंद्र पुस्तक पढ़ रहा है। अभी ये क्या है, पुल्लिंग है, लेकिन हम स्त्री में क्या लिखेंगे, कविता पुस्तक पढ़ रही है। तो पहले पढ़ रहा था, अब है पढ़ रही है। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं वचन। ठीक है, दूसरा वचन के आधार पर देखिए, तो कर्ता के वचन के अनुरूप क्रिया के दो वचन, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक है, कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया में किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, इसको अग्रलिखित उदाहरणों से भली भांति समझा जा सकता है। चलिए बच्चों, तो देखते हैं कि इसमें वचन से किस प्रकार परिवर्तन होता है। तो देखिए बच्चों, एक वचन है बच्चा मित्र, बच्चा चित्र बना रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, एक वचन है, लेकिन बहुवचन में हम लिखेंगे कि बच्चे चित्र बना रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि बच्चा का बच्चे हो गया है, और चित्र बना रहा था, पहले बना रहा था, अब हो गया है बना रहे हैं। ठीक है, अगला देखिए, बालिका तैर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, तैर रही है बालिका, लेकिन अगर यहाँ पे बहुत सारी बालिकाएं आ जाए तो हम कहेंगे बालिकाएं तैर रही हैं। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा, तो ये पुरुष। तो देखिए कर्ता के पुरुष के अनुरूप भी क्रिया रूपों में परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि देखिए क्या है, पहले पुरुष है, जैसे कि उत्तम पुरुष। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में अगर एक वचन को देखेंगे तो मैं सोता हूँ, अब बहुवचन आ जाएगा हम सोते हैं। ठीक है, उत्तम मध्यम पुरुष देखिए क्या हो जाएगा, तू सोता है। ठीक है, बहुवचन आ जाएगा तुम सोते हो। ठीक है, अन्य पुरुष के लिए क्या कहेंगे, वह सोता है, या फिर कहेंगे वे सोते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब आगे देखिए चौथा, काल के आधार पर। तो देखिए क्रिया के 3 काल होते हैं, इनके कारण भी क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखिए क्या, क है मोना ने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल है। ख देखिए मोना पुस्तक पढ़ती है, ये वर्तमान काल है। और ग मोना पुस्तक पढ़ेगी, ये भविष्य काल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए पांचवा, वाच्य। तो वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष सभी कर्ता के अनुसार होते हैं, और कभी ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार। ठीक है, इस आधार पर क्रिया के 3 प्रकार से प्रयोग होता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, जैसे कि क है कृतवाच्य, मतलब कर्ता के अनुसार। ठीक है, तो देखिए जब क्रिया कर्ता के लिंग या वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, जैसे कि निधि खाना पकाती है। ठीक है, तो ये है कृतवाच्य। दूसरा देखिए ख कर्मवाच्य, मतलब कर्म के अनुसार। तो देखिए जब क्रिया कर्म के लिंग या वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, जैसे कि निधि ने गेंद खेली। ठीक है, तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये क्या है, कर्मवाच्य, मतलब कर्म के अनुसार है। ग देखिए भाववाच्य, ना कर्ता के अनुसार ना कर्म के अनुसार। ठीक है, तो देखिए जब क्रिया ना कर्ता के ना कर्म के दोनों में से किसी के लिंग या वचन के अनुसार प्रयोग नहीं की जाती है, जैसे निधि से खेला नहीं जाता। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने सभी प्रकार के जो भी उदाहरण थे हमने पढ़ लिए हैं, है ना बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है, लेकिन आइए बच्चों अभी हमें इसे करने अभ्यास के प्रश्न उत्तर आइए बच्चों करते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला देखिए, आओ कुछ बताएं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए दीजिए। क प्रश्न है, किसी घटना और स्थिति मतलब अवस्था का बोध कराने वाले क्रिया बताइए। तो बताइए क्या होते हैं, जहां पर कोई घटना या फिर स्थिति अवस्था का बोध हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए
तो चलिए आपने इसमें क्या करना है, कुछ उदाहरण देने, ठीक है। जैसे कि गिलास टूट गया, ठीक है, तो टूट गया क्या है यहाँ पे, ये एक घटना है, ठीक है बच्चों। और स्थिति में अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे राम बीमार है, तो ये क्या है, बीमार एक अवस्था है, ठीक है बच्चों। अब ख देखिए, ऐसा एक वाक्य बताइए जिसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ हो, बताइए। जैसे कि हम क्या कह सकते हैं, बताइए, शर्माना, है ना, तो हम कह सकते हैं कि प्रिया बहुत शर्माने, हम ये कह सकते हैं कि प्रिया तुम अब शर्माना बंद करो, ठीक है। तो शर्माना क्या है यहाँ पे, एक संयुक्त क्रिया, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखें, तो आओ कुछ करें। ये दूसरा प्रश्न है, देखिए पहला इसका सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो क देखिए, जो क्रिया नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है उसे कहते हैं, बताइए क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम नाम धातु, ठीक है बच्चों। चलिए इसको मैं कर देती हूँ यहाँ पे सही का निशान, नाम धातु, ठीक है। अब देखिए ख, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके कार्य करवाता है तो वह क्रिया कहलाती है, क्या कहते हैं बताइए उसे, प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक या सामान्य, तो उसे कहते हैं हम क्या, प्रेरणार्थक, ठीक है। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम दूसरा, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क देखिए क्या है, सकर्मक क्रिया तथा कर्मक क्रिया में। तो देखिए सकर्मक क्रिया होती है ऐसी क्रिया जिसमें क्या होता है, ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया भी हो और क्या हो, कर्म भी हो। और दूसरा अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कोई भी कर्म नहीं होता, ठीक है। अब देखिए ख, माता जी, ख देखिए पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में। तो देखिए पूर्वकालिक क्या होती है क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जिसमें कोई क्रिया पहले हो चुकी होती है, उसके बाद दूसरी क्रिया का बोध होता है, ठीक है बच्चों। तो वो होती है पूर्वकालिक क्रिया, उसके पहले आई हुई, ठीक है, जो हो चुकी होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब हम किसी और व्यक्ति को प्रेरणा देकर, मतलब उसे उत्साह से भरकर उससे कोई क्रिया करवाते हैं, ठीक है, हम नहीं करते। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्म छांट कर लिखिए। तो देखिए क, मनीष दूध पीता है, तो क्या है इसमें, आपको कर्म छांटना है, तो इसमें हो जाएगा दूध, ठीक है। ख देखिए, माता जी सिलाई करती हैं, तो माता जी क्या करती हैं, सिलाई करती हैं, ठीक है। अब देखिए ग, मोनू आम खाता है, क्या खाता है, आम, तो ये हो जाएगा कर्म। घ देखिए, विपुल चित्र बनाता है, तो क्या बनाता है, चित्र, ये भी हो जाएगा इसमें कर्म। अब देखिए अड़ा, पिताजी बाजार जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाजार, ठीक है, तो ये है। चलिए बच्चों चौथा प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे कि क है, क्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, जिस शब्द से आपको किसी कर्म के होने का, किसी क्रिया, दोबारा कर रहे हैं, तो देखिए बच्चों, जिस शब्द से, जिस वाक्य से आपको किसी कर्म के होने का, किसी घटना का, किसी अवस्था का बोध होता है उसी को हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तो खाना खाती हूँ, खाती हूँ क्या है यहाँ पे, क्रिया है। ग्लास टूट गया, तो टूटना क्या है, एक घटना है। या फिर श्याम बीमार है, तो क्या है, बीमार एक अवस्था है, ठीक है बच्चों। अब देखिए ख, धातु किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो देखिए हम कह सकते हैं कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, हंसना एक क्रिया है लेकिन उसमें जो हंस है वो धातु है। ऐसे ही पढ़ना क्या है, एक क्रिया है लेकिन पढ़ क्या है, यहाँ पे धातु है, ठीक है। अब देखिए ग, नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं। तो हमने क्या देखा था कि कोई ऐसी क्रिया जिसके अंतिम में हम संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम ये सब जोड़कर क्या बनाते हैं, एक और मुख्य क्रिया बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं वो हमारी नाम धातु क्रिया है, ठीक है बच्चों। अब देखिए घ, द्विकर्मक क्रियाओं से क्या अभिप्राय है। द्विकर्मक जैसा कि आप नाम से जान पा रहे हैं कि यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया का एक भाग है, ठीक है। और उसमें से भी आप कह सकते हैं द्वि मतलब इसमें दो क्रियाएं होंगी, ठीक है, तो इसीलिए हम इसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। आइए देखें बच्चों, तो देखिए ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है, लेकिन इसके अंतिम में एक आपको क्रियाकलाप दिया गया है, आपको अपने मित्रों की सहायता से उनके साथ मिलकर इसे पूरा करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो गया है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने मुझे बड़ी ध्यान से सुना होगा, बहुत अच्छे से ये अध्याय को समझा होगा, है ना बच्चों। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए, बाय।